तो हम लास्ट लेक्चर में कल हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था ना। स्फेरिकल मिरर भी शुरू हो गया था, ख़त्म भी हो गया था। इमेज वेलोसिटी वगैरह भी हो गया था। लाइव शुरू कर लूँ मैं। इमेज वेलोसिटी वगैरह हो गया था ना। स्फेरिकल हो गया था। क्या फार्मूला बताते इमेज वेलोसिटी का, बताओ। वी आई एम बराबर माइनस एम स्क्वायर वी ओ एम। आई एम क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या है? वी ओ एम। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू। इसमें एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, याद करो। मिरर को लेफ्ट साइड में 1 के स्पीड से चलाया था, ऑब्जेक्ट भी 1 के स्पीड से चल रहा था। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ लिए हैं। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होता है। सबसे पहला लॉ वही था जो तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या था? एक नाम से था, क्या था? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल। तो यहाँ से नहीं रिकॉल करो। साइन आई बराबर साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1, और n2 बाई n1 होता तुम्हारा v1 बाई v2, या फिर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। थ्रू आउट प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट रहता है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ एंड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मीडियम, सॉरी, सोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे, कि उस लाइट को बनाया किसने। ठीक है, ये हो गया था यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल, याद हो तो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल में क्या था? n1 साइन थीटा सी बराबर n2 साइन 90, क्योंकि क्रिटिकल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा सी का वैल्यू आया था हमारा साइन इनवर्स n2 बाई n1। हाँ, फिर एक क्वेश्चन बन गया था। बन रहेगा ना? सही है, हो गया ये। चलो, तो आज बाकी का आगे कंटिन्यू करते हैं। आज था तुम्हारा, हेडिंग डालो, लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या तुमने ग्लास स्लैब देखा है? कैसा होता है, क्या होता है, जानते हो? देखो, ग्लास स्लैब कुछ ऐसा होता है, ऐसा समझो, एक सॉलिड क्यूबॉइड जो किससे बना हुआ है? ग्लास का। क्यूबॉइड समझते हो? सॉलिड क्यूबॉइड जो किसका बना हुआ है? ग्लास। एक तरह से ये मोबाइल भी क्या है? क्यूबॉइड ही है ना? तो इसका अगर मैं डायमेंशन ये बढ़ा दूं तो प्रॉपर दिखेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो सॉलिड क्यूबॉइड जो कि किससे बना हो? ग्लास से। अब मुझे यहाँ पे इस पर रिफ्रैक्शन देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, मान लो कि ये जो क्यूबॉइड है, जो ग्लास है उसका थिकनेस टी है। कितना थिकनेस? टी। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है तुम्हारा एन। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एन। बहुत बार म्यू भी लिखा हुआ मिलेगा,
या n भी लिखा हुआ मिलेगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, सोचो। मान लो सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन ही होगा, पढ़ेंगे प्रिज्म, बखाओ मत। ये देखो, यहाँ से मान लो लाइट रे आया, क्लियर है यहाँ से। तो फिर एक ऐसा सोचो कि एक लाइन है जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पे, ठीक, समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसका कोई इस ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहा है, इधर से देखना चाह रहा है, ठीक है, तो कैसे दिखेगा देखो। यहां से सबसे पहले एक लाइट रे निकलेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये हमारा क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए नॉर्मल। अब बताओ, ग्लास तो डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है, एयर, कैसा मीडियम है, रेयर। तो लाइट रे कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, यहाँ पहुंच गया, क्लियर है, ठीक है। अब वापस यहाँ पे क्या होगा, फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, होगा ना। हर एक बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होगा जहां पे मीडियम चेंज हो रहा हो। सबसे पहले इस बाउंड्री पे आ जाओ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ, थ्रू आउट मीडियम चेंज हो रहा है नहीं। फिर जैसे लोअर पॉइंट पे पहुंचा वहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, कैसे भागेगा, अवे फ्रॉम, क्या बोल रहे, देखते हैं यहाँ पे, क्लियर है, यहां तक देखो, यहां तक कोई तकलीफ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आर, ये भी क्या होगा, आर। इसको बोलते हैं हम लोग ई, क्या बोलते हैं, ई। आई के बारे में जानते हो, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। इस ई का नाम है एंगल ऑफ इमर्जन, एंगल ऑफ इमर्जन, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर है यहां तक, इमर्जेंट या इमरजेंस लिख सकते हो, कोई भी तकलीफ, एंगल ऑफ इमरजेंसी लिख लो। एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इस वाले बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लिखता हूँ। इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और इसको नाम दे देता हूं बी। अगर बताओ मैं ए सरफेस पे स्नेल्स लॉ लिखूं, स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए, क्या लिखूंगा बताओ, साइन ऑफ एंगल आई बराबर एन टाइम ऑफ साइन ऑफ एंगल आर, लिख सकता हूं, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। क्या लिखते हैं, n1, n1 हो गया 1 इंटू साइन ऑफ एंगल, मतलब साइन आई बराबर n2 कितना है, n इंटू साइन ऑफ एंगल r। अब मुझे लिखना है स्नेल्स लॉ एट बी, लिखो स्नेल्स लॉ एट सरफेस बी, क्या लिखोगे, n साइन r बराबर साइन e, क्योंकि बाहर फिर से निकल गया वो, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। अब बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे भी देखो n साइन r है, यहाँ पे भी n साइन r है, इसका मतलब साइन i बराबर साइन e, साइन i बराबर साइन e। अगर ये होता है तो तुम्हारे लेवल पे ये एंगल i जो है वो एंगल e के बराबर होगा, हमेशा नहीं होगा बट तुम्हारे लेवल पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे हमेशा होगा।
इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे ना, जैसे क्यों नहीं होगा, देखो बता रहा हूँ। मान लो कि 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 360 भी कितना होता है 0। समझ में आ रहा है ना? इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, बट फिजिक्स में यहाँ पे सेम सही है। तो इसका मतलब कि एंगल आई जो है एंगल ई के बराबर है। इसका मतलब क्या आउटपुट निकलता है बताओ, क्या समझे इससे? मतलब हाँ बिल्कुल, इसका मतलब हो गया कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर, समझ में आया ये बात? अगर ऐसा होता, सोचो, एक हिंट भी देता हूं मैं। मान लो यहाँ पे एक अलग मीडियम होता ऊपर में, और नीचे में एक अलग मीडियम होता, तो फिर पैरेलल होता क्या? मैं बोलता कि ऊपर में एक अलग मीडियम है और नीचे में अलग मीडियम है, तो पैरेलल नहीं होता। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता n1 साइन आई बराबर n साइन आर, n साइन आर बराबर n2 साइन आर। तो फिर यहाँ इक्वेशन क्या बनता है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन ई, फिर बराबर नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारे लिए क्या होगा, ये पैरेलल। क्लियर है ये बात? हाँ, फिर तुमको रिफ्लेक्शन वैसे दिखता ही नहीं, वुड में क्या ही होगा, वुड में लाइट थोड़े पार करेगा। ऐसा समझे कि तुम, हाँ ऐसा सोचते, ऐसा कि ऊपर में रख दी हवा, यहाँ ग्लास स्लैब, नीचे में पानी, तब फिर पैरेलल। ठीक है, बट इतना डिफिकल्ट पे नहीं जाएगा वो, टेंशन। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर इधर से देख रहा है तो इसको ये दिखेगा या ये वाला दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा? इसको ये कहां से आता हुआ दिखेगा, कहीं यहां से। समझ में आ रहा है ये बात? अरे हम लोग प्लेन मिरर में याद करो, प्लेन मिरर था ये, इमेज कैसे बनाते थे, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलता था और ऐसे जाता था, उस तरह से यहाँ से निकलता था और ऐसे जाता था। जब कोई इधर से देखता था, उसको ये वाला और ये कहां से आता हुआ दिखता था, कहीं यहाँ से, और यही क्या बनता था, इमेज। याद आ रहा है ये बात? ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आ जाओ। अगर कोई इसको यहाँ से देखेगा, उसको थोड़ा पता चल रहा है कि मेरे आंख को थोड़ा पता किधर क्या हो रहा है, मुझे तो ये लगा ना कि ये यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, बट हमको कहाँ दिखेगा, क्या इमेज शिफ्ट कर गया नीचे। इस शिफ्टेंस को हम लोग निकालना है, ये शिफ्ट को x मानो, और यही मुझे निकालना है कितना शिफ्ट होगा। ग्लास स्लैब के अंदर नहीं दिखेगा, बाहर ही दिखेगा। क्लियर है ये? तो हमें वो x निकालना है कि कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, हैं? नहीं हो पाएगा अभी तुमसे, इस x का फॉर्मूला अभी मैं खुद बताऊंगा, नहीं रुको इधर देखो, जो भी लिखवा रहा हूँ फिलहाल लिखो। ये जो x है, x का फॉर्मूला होता है t इंटू 1 - 1/n। लिखो, ये कहाँ से आया तुम कर सकते हो, जब मैं एक चीज और पढ़ा दूंगा ना तो फिर तुम खुद कर लोगे। फॉर्मूला लिख लो फिलहाल। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव, ई टाइम नहीं है, टी है थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। अरे देखो यहाँ दिख दिया तो हूँ मैं, स्लैब का थिकनेस क्या है, टी। ठीक है, समझ में आया ये? कॉपी करो यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन दो। एक ग्लास स्लैब है, ऐसे रखा हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है 1.5, जो कि जनरली 1.5 ही होता है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, और इसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। एक काम करो, इसको उलट दो, अच्छा आंसर आएगा। इसको 10 सेंटीमीटर कर दो और इसको 15। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम स्लैब। अभी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कितना है? 15। तुमको बताना है कि इमेज का लोकेशन कितना हो। सब 15 या 10 है? 10 है। ठीक है, मतलब फर्दर इमेज कितने पे दिखेगा? 5 तो शिफ्ट होगा। अच्छा 10 दिया हो ना, हाँ आ गया 5। अगर तुम शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है शिफ्ट एक्स बराबर? बताओ। एक्स बराबर होता है टी 1 - 1/n। टी थिकनेस कितना दे रखा हूं मैं? 15। 1 - 1/1.5 मतलब ये 10 हो गया। इसको हटा दिए तो 15, 5, 3 मतलब 5। ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो हमें लोकेशन चाहिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये टोटल कितना है? 10। समझ में आया ये बात? जिनको भी ये कॉपी करना है कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। लिखो रियल एंड एपरेंट डेप्थ, जो मैं पढ़ा रखा हूँ तुम लोग 8 में भी। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ये मैं बता दूंगा, यहां से प्रूफ तुम वहां जाके कर सकते हो। ठीक है, देखो तुम सबने देख रखा होगा, मान लो कि ये सरफेस है और यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अच्छा बाल्टी वाला एग्जांपल ले लो, कि बाल्टी में तुम्हारा कॉइन गिर गया। ठीक है, मान लो कॉइन तुम्हारा यहाँ पे है और कॉइन का हाइट इस सरफेस से दे रखा है। ये जो हाइट होगा वो रियल हाइट होगा। ठीक है, इसको हम लोग एच नाम दे देते हैं। मान लो थोड़े देर से के लिए समझो ये 20 सेंटीमीटर पे, कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है 20 मीटर हाइट का, और तुम्हारा कॉइन गिर गया बाल्टी के अंदर। जब तुम इसको ऊपर देखते होगे ना, ये तुमको 20 नहीं दिखेगा, 20 से कम दिखता है। समझ में आ रहा है ये बात? 20 से कितना दिखता है? कम। इसका मतलब जो तुमको वो दिखेगा वो कौन सा डेप्थ होगा? एपरेंट। हमें वही निकालना है कि कितना होगा। हाँ, शेप भी चेंज होता है। इनफैक्ट तुम अगर पानी में पेंसिल डालोगे ना, तिरछा हो जाता है, ऐसा लगता है इधर ऊपर एंड इधर है, ये इधर। हाँ वो सब किसके वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ये बात? किसके वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन के वजह से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, तुम इसको कहाँ से देख रहे हो? बाहर से। हाँ बातें नहीं, कहाँ से देख रहे हो? बाहर से। बाहर से ये कैसे दिखेगा सोचो। चलो मैं सारा पानी वगैरह सब मिटा देता हूँ, सिंपली ऑब्जेक्ट को यहाँ बना दिया। तुमको मान कर चलना है इसके नीचे पानी है। ठीक है, पानी का कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब तुम सोचो कि अगर कोई इसको यहाँ से देख रहा है बाहर से, तो यहाँ से लाइट निकल के इसका आंखों तक पहुंचना चाहिए, और उसका आंख तक जो पहुंचेगा वो अपना इमेज देखेगा। ठीक है, एक बात बताओ कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधा निकला, कैसे निकला? सीधा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना?
बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, मतलब यही नॉर्मल है, यही अगर सरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा 0। स्नेल्स लॉ से लिखो। अच्छा इधर देखो, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, कितना मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। स्नेल्स लॉ लगा तो क्या लिखेगा n इंटू में साइन ऑफ 0 बराबर में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। ठीक है, एक काम करता हूं मैं जनरल डिफाइन कर देता हूं। कैसा जनरल, इसका n1 नाम देता हूं, इसको n2, तो बताओ क्या जाएगा n1 साइन 0 डिग्री बराबर n2 इंटू साइन r। ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। अगर ये 0 तो इसमें कौन 0 होगा n2 या r, r, क्योंकि n2 तो 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, सीधा ही निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, परपेंडिकुलरली गिरता तो वापस वैसे चला जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, वहां पे तो सिंपल लॉ है। बट यहाँ पे लॉ कैसे काम करता है स्नेल्स लॉ से, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। क्लियर है ये बात। इसलिए जब तुम पेंसिल को ऐसे गिराने के बाद जब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर दिखोगे ना तो तुमको सीधा दिखेगा, हल्का जब इधर से देखते हो ना तब वो तिरछा दिखता है। तो बताओ ये कैसे निकलेगा फिर, सीधा चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसे निकलेगा, क्या चीज नहीं होगा। हाँ वही तो समझा रहा हूँ कि जब इस पे ये गिरा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0, तो वो सीधा ही निकलेगा ना। हाँ अगर तुम्हारा कहना कि ऐसे गया और ऐसे निकल जाए तो बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ आ गया ना, और यहाँ पे 0 है। समझ में आया। अब मान लो दूसरा ऐसे ले लेता हूँ, दूसरा ऐसे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज होगा। अब बताओ, मान लेता हूँ कि ये ऊपर वाला मीडियम थोड़ी देर के लिए समझ लो डेंसर रेयर है, कैसा है रेयर, तो लाइट कैसे निकलेगा यहाँ से दूर जाएगा, इसका आंखों तक पहुंचा। ठीक है, अब बताओ एक रिफ्रैक्टेड रे ये और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे ये, दोनों को मिलने से क्या बनेगा इमेज। इमेज कैसा बनता था, अगर तुमको स्फेरिकल मिरर में याद हो तो रिफ स्फेरिकल मिरर याद है ना, रिफ्लेक्टेड रे जब मिलता था तो क्या बनता था इमेज। ठीक, आंख नीचे कर दो, लो बुझ गया, ये कौन सी बात। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो, हाँ हाँ इधर देखो, पढ़ लो, आज 2 घंटे का लेक्चर नहीं है, पहली बात फटाफट देखो। इधर देखो, एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे ये, जहां पे ये दोनों मिलेगा क्या बनेगा इमेज। बट क्या ये मिल रहा है नहीं, तो बैक साइड में एक्सटेंड करोगे, तो बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो इसको कहीं ऐसे एक्सटेंड करना होगा, ऐसे एक्सटेंड करना होगा, तो यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इमेज। यहाँ पे क्या बना, ऑब्जेक्ट कहाँ था यहाँ, और इमेज कहाँ बन गया यहाँ। तो ये वाला जो हाइट होगा ये कौन सा हाइट होगा एपरेंट डेप्थ, कौन सा एक्चुअल हाइट कौन सा था इसका ये, बट तुमको कौन सा दिखेगा ये। एक्चुअल हाइट को कौन सा हाइट बोलते हैं रियल है, इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रियल डेप्थ, क्या बोलते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ। अब हमें यही निकालना है कि एपरेंट डेप्थ होगा क्या। क्लियर है, चलो मैं रियल डेप्थ को फिलहाल के लिए कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूं, किससे कैपिटल एच, और एपरेंट डेप्थ को एच आई या फिर स्मॉल एच से, सिंपली स्मॉल एच ले लो। किससे डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एच, तुमको क्या दिया रहेगा स्मॉल सॉरी कैपिटल एच, निकालना क्या है स्मॉल एच।
चलो देखो, ये एंगल ऐसा समझो, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब बताओ, अगर ये पूरा आर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, आर। ये एंगल कितना होगा, आर। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई। नहीं समझ में आया। ये देखो ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। समझ में आया ये बात। चलो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई हो गया, और ये एंगल आर। कोई दिक्कत। चलो एक काम करते हैं, तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा बहुत सारा, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको ओ, और इसको सी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, ट्रायंगल ए ओ सी। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला दिख रहा है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में बताओ tan r बराबर क्या होगा, tan r ओ सी अपॉन ओ ए। ओ सी और ओ ए किसके बराबर में है, स्मॉल एच। यही है ना। उसी तरह से तुम बताओ एक ट्रायंगल बी ओ सी, बताओ tan आई क्या होगा, ओ सी अपॉन कैपिटल एच। अरे ये ओ सी अपॉन कैपिटल एच। अच्छा, मैं तुम लोग को पढ़ाया था कि तुमको जो भी चीजें पढ़ाया जाता है ना, वो पैरेक्स, जो भी तुमको चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है सब पैरेक्सियल रहे। कैसा है, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रे में क्या प्रॉब्लम होता है, बताओ। पैरेक्सियल रे, क्लियर है ये बात। हाँ इधर देखो, पैरेक्सियल रे क्या बोलता है, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है बहुत ही छोटा होगा। और जब बहुत ही छोटा होता है तो याद करो tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा। और दोनों लगभग थीटा ही होता है, जीरो नहीं थीटा होता है, लिखवाया हूं मैं बहुत बार। cos थीटा 1 होता है। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन आर बराबर ओ सी बाई एच, लिख सकता हूं। क्योंकि tan आर को किसके बराबर कर दिया, साइन आर। उसी तरह से यहां पे क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन आई बराबर ओ सी बाई कैपिटल एच। समझ में आ रहा है ये, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई बराबर ओ सी बाई एच डिवाइड बाई साइन आर बराबर ओ सी बाई स्मॉल एच। ओसी से ओनसी का लग गया, क्या गया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। अच्छा तुमको ये बात समझ में आया। हाँ इधर देखो, तुमको ये बात समझ में आया कि मैंने tan को साइन में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों, नहीं, ताकि मैं स्नेल्स लॉ लगा सकूं यहाँ पे। हाँ, क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लग जाए। स्नेल्स लॉ में tan नहीं है, क्या है, साइन। एक इक्वेशन ये आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब लगाओ स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, स्नेल्स लॉ बताओ, एन n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर से जा रहा है ना, n1 इंटू साइन ऑफ एंगल बराबर n2 इंटू साइन ऑफ एंगल। तो भाई अविरल आज पढ़ के नहीं आया, फिर से क्या लिखूंगा इसको मैं, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर क्या आ जाएगा, n2 बाई n1। यही इक्वेशन 2। अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो बताओ, n2 बाई n1 बराबर h बाई कैपिटल एच। तुमको निकालना क्या, स्मॉल एच, तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच डिवाइड बाई n2 बाई n1, या फिर कैपिटल एच n2 n2। समझ में आया ये बात।
हमारे एक, ये कौन सा, देखो, स्मॉल एच बराबर N21 इंटू कैपिटल एच, जिसमें कि हमारा स्मॉल एच कैसा है, एपरेंट डेप्थ, और ये कैसा है, रियल डेप्थ, और ये N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, ये बात समझ में आया। छाप लो इसको, छापना है, तुम लोग पैरेलली लिख रहा था इसलिए नहीं आता समझ। हाँ भाई अविरल, पढ़ के नहीं आया आज भी? हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही लग रहा है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक तो एप्लीकेशन बताया था ऑप्टिकल फाइबर, एक और होता है, तुम लोग लिख लेना, जैसे कभी तुम लोग गर्मी में हाईवे पे ट्रेवल किए हो, रोड पे, नहीं भाई, कार पे ही चल रहे हो, तो आगे रोड पे दिखता है क्या तुमको कि रोड पे आगे पानी गिरा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? हाँ? गर्मी के टाइम में होता है, ये ठंडी में नहीं होता है। हाँ हाँ, ऐसा लगेगा जैसे तुम मान लो, ऐसे तुम मान लो जून जुलाई में जा रहे हो, ऐसा हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे निकल गए, जब तुम निकलोगे ना, तो जो व्हाइट वाली रोड होती है, व्हाइट वाली इन द सेंस जो मतलब बिटुमेन नहीं किया हुआ है, एक्सप्रेसवे पे दिखेगा, तो बहुत दूर देखो ऐसा लगेगा ना आगे कोई पानी गिरा दिया है, और तुम जैसे जैसे आगे जाओगे पानी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सच में तो गिरा ही नहीं है। या फिर कभी गर्मी के टाइम में, जैसे मान लो कोई रोड है, रोड के किनारे पेड़ है, तुमको उसका पेड़ का इमेज बनता हुआ दिखेगा रोड पे, जिसको लोग मिराज बोलते हैं। ये भी नहीं देखे हो? ऐसा होता है, देखो, एक यहाँ पे पेड़ है, हाँ, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ से तुम देखोगे ना, तो तुमको इसका इमेज नीचे दिखेगा। ये भी किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये गर्मी में क्यों होता है, देखो रीजन बता रहा हूँ। गर्मी में क्या होता है कि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ का टेम्परेचर हाई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पढ़ा था ना कल। और धीरे धीरे ऊपर में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता, कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, सरफेस पे, ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। अब हर जगह तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, तो हर एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होते 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 तो ये वापस एक बार बैंड कर जाता है, इसलिए हमको ये यहाँ पे आता हुआ दिखता है। ये टोटल इंटरनल का ही ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक, अभी पढ़ेंगे इसी में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वगैरह होता है। ठीक है? हाँ, स्टार जो तुम लोग रात को देखते हो वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ठीक है? और जैसे तुमको दिन और रात भी होता है ना, तो तुम्हारे लिए दिन और रात 4 मिनट एक्स्ट्रा होता है, 4, ठीक है, समझा? सूरज उगने से पहले तुमको दिख जाता है 2 मिनट पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड सनसेट। ये सब होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर? सब सब हम पढ़ेंगे। चलो इधर देखो, हाँ, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन करोगे? ठीक है, करता हूँ, पहले देखो। 20 मीटर नीचे एक फिश तैर रहा है, और तुम इसको यहाँ से देख रहे हो। 15 से 20 मत करो, ये 15 मीटर पे, और तुम इसको 20 मीटर ऊपर से देख रहे हो, और ये इसके अंदर है वाटर, और ऊपर में क्या है, एयर।
तो बताओ तुमको फिश कितने डिस्टेंस पे दिखेगा? बताओ फटाफट, फाइंड दी। वाटर का 1.33 होता है। 20 तो देखो ऊपर में तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा, कहाँ शिफ्ट करेगा? नीचे में। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो जो बताओ क्या फॉर्मूला था? स्मॉल h बराबर n2 अपॉन n1 इंटू कैपिटल H। n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बाहर वाले का। तो कितना हो गया? 1। और n1 कितना है? 4/3। इंटू में h कितना है? 15। ये हो जाएगा 45/4। तो हो जाएगा हाँ 11.25। ठीक है, मतलब तुमको ये कहीं यहाँ दिखेगा जो में ये डिस्टेंस कितना है? 11.25 मीटर। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? 20 प्लस 11.25, मतलब दैट इज 31.25 मीटर। हाँ पढ़ा करो, पढ़ा करो, ये तो 8 में भी पढ़ाया था। चलो इधर हो गया, अब इधर देखो। हाँ हाँ, अब तुम हो वाटर में, देख जो अब देख रहा है ना वो किधर है? वाटर में। और ऊपर ऐसा समझो कि एक बर्ड फ्लाई कर रहा है ऐसा, और बर्ड का जो हाइट है वो है 20 मीटर। कितना है? 20। चलो 20 नहीं, अब इसको कर दो 15। कितना है? 15। और तुम हो 20 मीटर नीचे, तुम हो 20 मीटर नीचे। अब बताओ तुमको ये कितने डिस्टेंस पे दिखेगा? पहले तुम कहां से देख रहे थे? हवा से। अब तुम कहाँ हो? पानी में। और देख कहाँ रहे हो? हवा में। शिफ्ट कौन करेगा, 20 में या 15 में? 35 से तो ज्यादा होगा बेटा। देखो कॉमन सेंस। अरे मैं कर भी नहीं रहा हूं, इधर देखो पहले। यहां से रे फ्लाइट ऐसे आएगा, ये नॉर्मल हुआ, ये ऐसे क्या बैंड करेगा? टुवर्ड या अवे? टुवर्ड बैंड करेगा, क्योंकि इसमें जा रहा है। ये कहीं ऊपर शिफ्ट कर गया ना, ये कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो तुमको ये निकालना है। शायद से कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाओ। पक्का? देखो, करो करो फटाफट करो। नहीं हुआ? चलो देखो फॉर्मूला, देखो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एच बराबर क्या फॉर्मूला बताया था? n2/n1 × h। अब ध्यान से देखो इधर, हाँ इस और फॉर्मूला का जो मैं डिराइव किया था, लोकेशन देखो, ये n1 था और ये n2 था। n1 कौन था? जिसमें ऑब्जेक्ट है। और n2 कौन सा था? जिसमें हम लोग देख रहे हैं। n2 कौन सा है? जिसमें हमारा आंख है, आंख। अब बताओ यहाँ पे आंख किस में है? पानी में है ना। तो h, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। देख किस में रहे? 1 में। और इंटू 15 कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40।
अरे भाई ये 15 पे था, शिफ्ट कितने पे कर जाएगा, 20 पे, और ये 20 कितना, क्यों शिफ्ट, तुम मीडियम को ऊपर में देखो ना, ये तो शिफ्ट होगा ही नहीं, ये क्यों शिफ्ट होगा, मेरा आंख तो इसी मीडियम में है। हम्म? अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, हाँ हाँ, अरे इधर पढ़ा करो सही से, देखो इधर मैंने क्या बोला, इनटू कौन सा मीडियम था, ऐसे मत याद करो, इनटू कौन सा मीडियम था इसमें याद करो, जिसमें आंख था, क्या था, और N1 कौन सा मीडियम था, जिसमें ऑब्जेक्ट है, सेम तरीके से याद करो। इसमें बताओ आंख कहाँ है, पानी में, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में, ये अच्छा, ये हाइट किस में था, जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस में है, एयर में, कितने हाइट पे, 15, 15 डाल दिए 20 आ गया, तो इस ये 15 के ऊपर कितना शिफ्ट कर जाएगा, 20 पे, इसमें क्यों शिफ्ट होगा, ये तो हम पानी के अंदर है ही। देखो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। तुमको एक चीज दिखा कि जब तुम डेंसर मीडियम से रेयर में देख रहे हो तो शिफ्ट ऊपर जा रहा है, और जब तुम रेयर से डेंसर में देखते हो तो शिफ्ट कम हो रहा है। एक फॉर्मूला याद रखना, जो एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ, ये होता है तुम्हारा रियल डेप्थ अपॉन एन, या फिर रियल डेप्थ इनटू एन। अब तुमको समझ में आ गया कौन सा लिखना है। तुम कॉमन सी बात सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 किसका होता है, एयर का, बाकी सबका उससे ज्यादा है। जब मैं डेंसर मीडियम से देखूंगा तो हमको जो एपरेंट डेप्थ होगा कम दिखेगा या ज्यादा, ज्यादा दिखेगा। मेरा आंख कौन सा है, डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट किस में है, रेरर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में होगा तो हमको वो ज्यादा दिखेगा। अब बताइए इन दोनों फार्मूला में ज्यादा कब आएगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और मेरा आंख कहाँ हो, रेरर मीडियम में, तो हमको एपरेंट डेप्थ क्या दिखेगा, कम। और कम कब दिखेगा, जब उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। ये याद करने का तरीका है, क्लियर। हाँ, ये तभी वैलिड जब दोनों में से कोई एक एयर हो, बट इस ज्यादातर तुम्हारे केस में एयर ही रहेगा, 99% केस में, ठीक है। इसीलिए तो सिंपली याद रखना, डी आई बराबर डी बाई म्यू, डी बाई म्यू भी मत करो, डी बाई एन, या फिर डी इंटू एन, बस। ये कब याद करूंगा, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, डेंसर मीडियम में। और ये कब लगाऊंगा, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेरर मीडियम में। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, इसमें एक मीडियम नहीं है, 3-4 मीडियम। एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, लो इधर थमो। इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका हाइट है d1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और इसका हाइट है d2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n3 और इसका हाइट है d। अच्छा एक बात बताओ, बाहर से मैं देखूंगा तो मुझे अप्रेंट कम दिखेगा या ज्यादा, नहीं बाहर से देखूंगा तो, अरे ऑब्वियस बाहर एयर है ना, एयर का तो सबसे कम होगा, पानी में तो कम दिखेगा ना। तो बताओ यहाँ पे अप्रेंट डेप्थ का कौन सा फॉर्मूला होगा, डी इंटू एन या डी बाई एन, डी बाई एन, क्योंकि वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तुमको, हाँ नेट जो निकालोगे ना, डी नेट, वो होगा तुम्हारा d1/n1 प्लस d2/n2 प्लस d3/n। अगर यही उल्टा हुआ तो क्या लिखोगे फिर, d1 × n1 प्लस d2 × n2 प्लस d3 × n3। ये कब, जब तुम पानी के अंदर हो और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बाहर। क्लियर है ये बात। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में सिंपली ऐसे ऐड करते हैं। हम्म हम्म, ये डी, इस वाले में नहीं, जैसे कि
मान लो कि तुम डेंसर मीडियम हो, ठीक है, ये तो मीडियम फिक्स हो गया, ऊपर का मीडियम लाइट है और वो बदल रहा है धीरे धीरे। जनरली ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ज्यादातर किस में यही बनेगा, ठीक है। ये बनाने के लिए कौन सा, ये वाला क्या, ये, हाँ ये देखो, देखो यहाँ पे देखो, हम लोग हमेशा सरफेस से लेते हैं, देखो नीचे में तो कोई शिफ्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरा आँख कहाँ है, पानी में ही है, वहां पर कुछ होगा नहीं, शिफ्ट कौन सा होगा, ऊपर। अच्छा मुझे पता है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब अपरेंट डेप्थ बढ़ेगा, बढ़ने के लिए क्या करना होगा, डी इंटू एन। यहाँ पे डी कितना है 15 और एन कितना 4/3, कितना शिफ्ट हो जाएगा 20। और इससे पहले वाला में आ जाओ, इसमें ये कहाँ है, पानी के अंदर, मतलब क्या करेगा, घटेगा, घटने के लिए क्या करना होगा, डी बाई एन। डी कितना है 15 और एन कितना है 4/3, ये कट कितना जाएगा 11.25। समझ में आया? याद करने का तरीका, एक क्वेश्चन लिखो, ए लेयर ऑफ ऑयल, ए लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक, ए लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर thick is floating on a layer of oil, a layer of oil 3 centimeter thick is floating on a layer of colored water 5 centimeter thick. Five centimeter thick. If refractive index of colored water is 5/3, if refractive index of colored water is 5/3, and the apparent depth of two liquid, if the refractive index of colored water is 5 by, if refracting index of colored water is 5 by, and the apparent depth of two liquid is 36/7, is 36/7, find the refractive index of oil, find the 36/7, हाँ 36/7, find the refractive index of oil। सिंपल सा फॉर्मूला ये यूज करना है, ये वाला। डी नेट वर्क क्या हो जाएगा, d1/n1 प्लस d2/n2, एक को ऑयल मान लो और एक को वाटर मान लो। डी नेट दिया हुआ 36/7, सबका थिकनेस दिया हुआ है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, दूसरा का थिकनेस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला लगा सॉल्व करो। यहाँ पर दो ही लिक्विड है, अच्छा 1000 भी हो सकता है, हजारों को ऐड कर दो। लगाओ फॉर्मूला लगाओ, बहुत बहुत आसान है। एक को ऑयल मान लो और एक को वाटर, N2 होगा ना, कितना है डी नेट 36/7। चलो मैं D1 को ऑयल मान लेता हूँ, ऑयल का थिकनेस कितना है बताओ, कितना ऑयल का थिकनेस 3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 निकालना है, वाटर का थिकनेस 5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, यहाँ से N1 निकाल लो। गलत है, तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, 7/5 आएगा। अगर तुम ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या होगा जिंदगी में बताओ। ये से ये कट गया, ये चला गया 3 ऊपर, तो 3/, हाँ तुमने क्या लिखा है 36/7 है वो, 36/7 -3, 36 माइनस 21/7, ये हो जाएगा 15, 15 होगा ना बाई 7, तो 3 से 3 कट गया 5 बार में, तो 1/n1 आया 5/7, N1 आ जाएगा 7/5,
5 जो कि होता है 1.4। क्या कर रहे हो? है फॉर्मूला पे डालना है, उसमें भी ये हाल है। हो गया ये। चलो एक चीज और देखो, जैसे तुम लोग को ना एक मिसकंसेप्शन होता है डेंसिटी को लेकर। तुम लोग को लगता है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बट ऐसा नहीं। जो भी फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड करता है उसको हम लोग डेंसिटी नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तुमको ये पढ़ना है नहीं कि ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या है, बट सिंपल से ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि टू मटेरियल having same optical density means they will have same refractive index, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सोचो। मान लो रो ए बराबर रो बी। रो क्या है? डेंसिटी। मैं बोलता हूँ डेंसिटी ऑफ ए बराबर डेंसिटी ऑफ बी, बट देयर ऑप्टिकल डेंसिटी आर डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए एन ए बराबर एन बी, ऑप्शन बी एन ए लेस देन एन बी, ऑप्शन सी एन ए ग्रेटर देन एन बी। बताओ क्या होगा? दोनों का डेंसिटी सेम है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी से डिसाइड नहीं होता। किससे डिसाइड होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी से। तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। होती क्या हो उतना तुमको अभी नहीं पढ़ना, बहुत भास्ट चीज है वो। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा 12th में, फिलहाल इधर देखो। वो सब चीजें पढ़ना ही नहीं है, मास्टर का चीज है, रिसर्च का चीज है। हाँ इधर देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। केरोसिन एंड वाटर। बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? पानी के ऊपर, एक मिनट, पानी के ऊपर तेल डाल दे, तो तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे। वाटर का डेंसिटी ज्यादा और केरोसिन का कम। अगर तुम नहीं पढ़े होते तो तुम ये भी बोल देते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन तुम्हारे अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे उल्टा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, ये बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। चार ऑप्शन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर, एयर, केरोसिन। कौन हो जाएगा? एयर का तो सबसे कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। क्लियर है? और वाटर और केरोसिन में कंफ्यूजन बच्चों को ये लगता है कि अच्छा वाटर हेवी है, उसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, बट ऐसा। क्लियर है? ये था ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। हाँ बहुत है, बहुत है। लेंस में भी रिफ्रैक्शन ही होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन ही तो होता है। अभी प्रिज्म भी आएगा, सब रिफ्रैक्शन का पार्ट ही है। पढ़ाया हूँ, कल का लेक्चर जाकर देखो। हाँ तो पूरा देखो। लेंस लिखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय, ट्रांसपेरेंट मीडियम
बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, transparent medium bounded by two refracting surface in which in which one of this surface must be curved, in which one of this surface must be curved. अब तुमको क्या करना है ना कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लाओ और दोनों को ऐड कर दो, बना दो दोनों से, बट उसमें एक सरफेस कम से कम कैसा होना चाहिए, कर्व। जैसा ऐसा समझो कि तुमने क्या किया, हाँ, एक स्फीयर जो कि कैसा है, सॉलिड, कैसा है, solid, और एक दूसरा स्फीयर ऐसा, दोनों कैसा है, solid। इसमें से इस पोर्शन को जो कट कर लेंगे हम, यही पोर्शन क्या कहलाता है, लेंस। समझ में आ रहा है ये बात। पहले बताओ मिरर में कितने सेंटर थे, एक, लेंस में कितने सेंटर हो जाएंगे, दो, फोकस भी कितना होगा, दो। समझ में आ रहा है ये बात। बट फिलहाल देखो, पहले ये मैं बताया इस, अब इस लेंस को जब तुम बाहर निकालोगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। इसको हम लोग डेली के भाषा में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, ये तुमको तो इसे रिकॉल दे रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब आ जाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन पे क्या बोला मैं कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, जिसमें से एक कैसा होना चाहिए, कर्व। ऐसा समझो कि मैंने ऐसा किया कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा ले लिया और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या लेंस बन गया, बिल्कुल। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम सीधा ले लिया और दूसरा ऐसा कर्व ले लिया, क्या ये लेंस बनेगा, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो यही है कि एक कर्व होना चाहिए। अच्छा, एक ये और एक ये क्या ये मिरर बनेगा, लेंस बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इसमें एक भी कर्व नहीं है। ये क्या, ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब इज नॉट ए लेंस, याद रखना। यही ना ग्लास स्लैब, बताया ना कि क्यूबॉइड जैसा होगा। क्लियर ये बात। क्या ये लेंस होगा, बताओ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, दोनों, दोनों कर्व है, कोई बात नहीं। नाम बताता हूं, इसमें ये भी कॉन्वेक्स साइड, ये भी कॉन्वेक्स साइड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और डेली के भाषा में इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो तुम ये जो कॉन्वेक्स लेंस चलाते हो, चलो वो बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इधर देखो, एक चीज और बता रहा हूं, इसमें ये वाला काम का चीज है। तुमसे कोई बोलेगा कि ये जो लेंस है ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह या कॉन्वेक्स की तरह, तो किसकी तरह, कॉन्वेक्स की तरह। ये वाला बता, ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि आगे में प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये क्या है, कॉन्वेक्स, इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कैसा, समझ में आया। अरे थम जाओ, और तीन ही नहीं है, क्लियर है ये बात। चलो, ऐसा भी तो बना सकता था, ये भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव, क्या नाम दूंगा इसको, बाई कॉनकेव लेंस। और इसी को डेली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो जब भी मैं आगे से बोलूंगा एक कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ, दिस, इसका मतलब समझ जाना वो कैसा लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस। मैं बाई बार बार नहीं बोलूंगा, क्लियर है। क्या ये भी लेंस हो सकता है, क्या हो जाएगा ये, प्लेनो
कॉनकेव, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये कैसा बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव लेंस, ये भी कैसा बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव लेंस। तो टोटल कितने लेंस बन गए, 6। बट तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे क्या पूरे सिलेबस में 11 12 में भी 99% केस में ये रहेगा या फिर ये रहेगा। बिल्कुल कर्व सरफेस होगा, बट वो थिक नहीं होगा, पूरी जनरल होगा। अभी अभी पढ़ाया कहाँ, अभी पूरा पढ़ो तो। जैसे बहुत सारा कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। एक थिक होना चाहिए, थिन होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा ना वो। टेट्राकॉन्वेक्स कैसे हो जाएगा बता। तुम थोड़ा सा मैथ पढ़ना सीखो। स्फेयर में कितने साइड है, पॉली कॉन्वेक्स हो जाएगा है ना। तो ऐसा तो ये भी पॉली कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसने क्या पाप किया है? इसी को सोचो, ये हो गया, फिर किसी को मन किया इसको इसने ऐसे कर दिया, फिर किसी को मन किया इसने इसको ऐसे कर दिया, और फिर किसी को मन किया, तो क्या हो गया इसमें डिफरेंस? बस तुमने थिकनेस बढ़ाते जा रहे हो, बार बार बदल जाएगा थिकनेस बढ़ाने से। समझ में आया ये बात? हम्म, तो हेडिंग डालो। हम लोग पढ़ेंगे ज्यादातर किसको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हो। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का एक और पहचान है, जो बीच से यहां से मोटा हो। क्या ये थिक है या थिन? क्या है, थिक। जब भी बीच से थिक हो उसको हम लोग कैसा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। वो लगभग कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। और जो बीच से कैसा हो, थिन, वो कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस। जैसे इसमें देखो, इन तीनों में देखो, ये बीच से मोटा या पतला, कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। ये बीच से मोटा या पतला, पतला दिख रहा है तुमको बीच से, ये बीच में बोल रहा हूं सेंटर पे, कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। ये बता बीच से मोटा या पतला, कैसा बिहेव करेगा, ये बीच से पतला कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव। ये बीच से पतला कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव। ये बीच से पतला कैसा बिहेव करेगा, कॉन। लेकिन एक चीज, ये चाहे थिक हो चाहे थिन हो, बट इसका वैल्यू वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी। तुम्हारे केस में स्मॉल थिन लेंस को पढ़ना, थिक लेंस नहीं पढ़ना। ये तुम बोलोगे सर ये तो थिक है, बट थिक में भी ये थिन है, मतलब क्या समझे। हाँ, बीच इन दोनों में क्या है कि ये मोटा है, बट इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम है। मतलब इसका 1 मिलीमीटर तो इसका 2 मिलीमीटर, बस। ऐसा नहीं कि ये 2 मीटर का हो। समझ में आया? तो अब स्पेयर वाला कहानी खत्म हो गया, खत्म हुआ स्पेयर वाला कहानी। उसका 1 मीटर होगा, 1 मिलीमीटर होगा नहीं ना। ये इतना होना चाहिए ना कि लगभग सीधा दिखे, लगभग कैसा दिखे, सीधा। जैसे याद करो, कॉनकेव मिरर में पढ़ाया था कि ऐसा कट करो कि लगभग कैसा दिखे, सीधा। यहाँ पे भी ऐसा कट करो कि लगभग कैसा दिखे, सीधा। अब बता, स्फीयर किसी भी एंगल से स्ट्रेट दिख रहा है? वहां पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। स्फीयर कभी करवाऊंगा, वो सब अलग से आएगा। एक आध दो न्यूमेरिकल करवा दूंगा उसमें बस। क्लियर है ये? अब इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। सोचो, ये और ये मिल के जो लेंस बना, कैसा लेंस बना, कैसा बना? इसका एक सेंटर C1 और दूसरा सेंटर C। क्लियर है ये?
और ये जो लेंस बनेगा कैसा बनेगा? हाँ, बीच में मैं मटेरियल डाल दिया, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेंस हमेशा सॉलिड होगा, ये भी याद रखना। ये मत सोचना बीच में हॉलो होगा। लिक्विड डाल सकते हो, हॉलो नहीं होगा। तुम इनफैक्ट एक काम करो, प्लास्टिक ले लो दो और ऐसा बना दो और उसके पीछे पानी डाल दो, लेंस की तरह काम करेगा वो। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पेज पे एक वैसा वीडियो भी है इन्फिनिटी विजन इसका। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तुमने एक दो मटेरियल लेंस ले लिया, हॉलो है, लेकिन अगर हॉलो तभी लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा नहीं सही से। मीडियम, भाई मीडियम बदल रहा है क्या? कहाँ बदल रहा है जब हॉलो है तो? अरे वो तो हल्का सा मटेरियल है। जब तुम रिफ्रैक्शन लेते तो नीचे में पूरा पानी होता था। मैं ऐसा नहीं बोलता था कि ये मीडियम है, बस मीडियम पे ही पानी है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर। रिफ्रैक्शन होगा नहीं, थ्रू आउट होता है वो। हम एक पॉइंट पे लिख देते हैं, पर रिफ्रैक्शन थ्रू आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या ही मीडियम चेंज हो रहा है बताना। एक नैरो सा रस्सी है, एक नैरो सा है। अरे ये नहीं समझ, ये क्या बोलना चाह रहा है, देर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जैसे सरफेस है, मान लो ऊपर में वाटर है और नीचे में भी वाटर है, तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, नीचे पूरा वाटर को तो एक ही बार ये बैंड कर देगा, फिर पूरा चलता रहेगा वैसा ही। हाँ, अंदर में थ्रू आउट नहीं बैंड करेगा, ये पूरा मीडियम होने की वजह से यहीं पे इसको बैंड कर देगा। अब उसी तरह से तुम हॉलो इसमें आ जाओ, लेंस में तुमने हॉलो ले लिया, भाई यहाँ पे क्या ही बैंड होगा, बहुत माइन्यूट सा, इतना कि पता ही नहीं चलेगा। ऐसे जा रहा था, जाते जाते ऐसे होकर फिर ऐसे निकल जाएगा, क्या पता चला? तुमको दिख रहा है? ठीक है, बट सोचो कि ये यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ, तो ये इफेक्ट पूरा लंबा दिखेगा। समझ में आ रहा है? हॉलो भी हो तो कोई बात नहीं, पर अंदर में दूसरा मीडियम डाल दो, ठीक है, तो लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसका भी एक सेंटर ये होगा C1 और दूसरा सेंटर होगा C2। अगर एक सेंटर C1 दूसरा सेंटर C2, तो इसका एक रेडियस R1 और दूसरा रेडियस R2। एक रेडियस R1, दूसरा रेडियस R2। क्या कोई जरूरी है कि दोनों का रेडियस सेम हो? मैंने यहाँ पर साफ बनाया, दोनों सेम नहीं है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम हो? Yes। ठीक है, तो तुम्हें जो पढ़ना है ना, उसमें दोनों रेडियस क्या होगा? सेम। क्लियर है? बट कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं। ठीक है, अब लेंस पे अगर तुम वापस से आओ देखो, तो कैसा बनेगा? एक ये और एक ये, और एक सेंटर यहाँ पे C1 और एक सेंटर यहाँ पे C2। एक लाइन जो C1 और C2 को ज्वाइन कर दे, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का वो डेफिनेशन नहीं है, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड पोल। यहाँ पोल नाम का कोई चीजें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर। हाँ, यहाँ पे अभी पढ़ाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर आता है। क्लियर है ये? तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डेफिनेशन लिखोगे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसको लोग क्या पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन लिखो, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? हम्म, फिर एक पॉइंट आता है जिसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर। क्या? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। डेफिनेशन है इसका, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट passes undeviated through। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है
जहां पे रे ऑफ लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। कब सीधा निकलता था रिफ्रैक्शन में? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होता था। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि ये लेंस है और ये मान लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। मैंने बोला कि एक वो पॉइंट जहां से लाइट बिना डेविएट किए पास कर जाए, बिना डेविएट किए। डेविएट कर रहा है क्या लाइट? ये जो पॉइंट है ना, इसी को लोग बोलते हैं O, एंड दिस इज ऑप्टिकल। ये डेफिनेशन क्लियर है? ऑप्टिकल सेंटर इज बेसिकली वो पॉइंट है जो बिना जहां से लाइट बिना डेविएट किए पास कर जाए। अब तुम लोग को लगता होगा कि ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस पे ही होगा, कोई जरूरी नहीं। वो लेंस के बाहर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पे भी हो सकता है, और लेंस के अंदर भी हो सकता है। वो सब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि किसका रेडियस कैसा लिया हो। अब तुम सोचो सोचो, हाँ बता, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा? यहाँ। कहाँ होगा? बाहर। तो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट निकलेगा तो अनडिवेटली पास करेगा। समझ में आ रहा है ये बात? अंदर और सेंटर पे कब होगा? जब दोनों रेडियस बराबर हो। हाँ, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0। टेक्निकली सोचो ना कि इफ, हाँ, जब R1 बराबर R2, R1 बराबर R2, तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से पास करेगा? एग्जैक्ट बीच से। बिल्कुल, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, तो लिखो इस बात को। ऑप्टिकल सेंटर में लाइज ऑन द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर on the lens, on the surface of lens और आउटसाइड। बट ये भी लिख लेना कि तुम्हारे लिए, फॉर योर कोर्स, इट विल लाइज ऑन द सेंटर, ऑन द सेंटर ऑफ। तुम्हारे लिए कहाँ अप्लाई करेगा ये? ऑन द, इनफैक्ट 10th क्लास में भी सेंटर अप्लाई करेगा, 12 में वो बाहर भी भेज सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोकस पर डिस्कस करते हैं कि फोकस क्या होता है। ये हो गया लेंस। ठीक है, अगर ये एक सेंटर C1 है और दूसरा एक ये सेंटर C2 है, तुम्हारे लिए तो ये दोनों C1 C2 क्या होगा? बराबर डिस्टेंस पे। क्लियर है? अगर बराबर ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारे लिए क्या होगा? दोनों बराबर। तो तुम बोलोगे कि सर एक फोकस यहाँ भी हो सकता है और एक फोकस यहाँ भी हो सकता है। इसको नाम दे देता हूँ F1, इसको नाम दे देता हूँ F। क्या ये यहाँ पे भी लिख सकता हूँ F बराबर R/2? लिख सकता हूँ? तुम्हारे तो बीच पे ही है। सही है, तुम्हारे लिए R1 R2 क्या है? बराबर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक मिरर को उठा के पानी में डाल दिया, क्या उसका फोकल लेंथ चेंज होगा? नहीं। अच्छा, एक लेंस को उठा के पानी में डाल दिया, क्या उसका फोकल लेंथ चेंज होगा? क्यों चेंज होगा बताओ? हाँ बिल्कुल चेंज होगा, लॉजिक सी बात है। कैसे चेंज होगा देखो। नहीं, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, समझ में आ जाएगा। देखो, अरे इधर देखो, ये मिरर था, मिरर में क्या डेफिनेशन था फोकल लेंथ का? कि एक रे पैरेलल ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे चला गया।
इसको पानी में डाल दूं, क्या इसका रिफ्रैक्शन को दिक्कत आएगा? नहीं, पूरे में पानी अभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट जैसे इसको मैं पानी में डालूंगा, पहले का बाहर का मीडियम क्या था? एयर, और अब बाहर का मीडियम कैसा हो जाएगा? वाटर। तो क्या अब रिफ्रैक्ट करने का टेंडेंसी चेंज होगा? तो फोकल लेंथ चेंज होगा? बिल्कुल। और इसी को हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये होता है 1/f बराबर N2/N1 -1 इंटू 1/R1 -1/R। लेंस मेकर फॉर्मूला लिखो, फिर बताता हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली फोकल लेंथ बताता है। क्या बताता है? फोकल। हम जाओ बता रहे हैं। करवाता हूँ, देखो तो इधर। हम्म, हम तो अभी नहीं, वो अलग है। 1/b-1 वो लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये 10th में भी नहीं पढ़ना है। हम इधर अभी, इधर देखो, इधर देखो मैंने क्या बोला? N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस का। N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बाहर का। किसका? बाहर का। जनरली N1 का वैल्यू तुम्हारे लिए कितना होगा? 1, क्योंकि बाहर कैसा है? एयर। अब तुम सोचो, जैसे ही तुम इसको पानी में डाले, क्या N1 1 रहा? नहीं। क्या हो गया? कुछ हो जाएगा। तो क्या फोकल लेंथ f बदल जाएगा? समझ में आ रहा है? जैसे ही तुम इस पूरे लेंस को उठा के किस में डाल दिए? पानी में। तो पानी में डालोगे तो ये N1 चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, R1 देखो, R1 इसका रेडियस मानना। किसका? इसका है। हाँ देखो, पहले यहाँ पे था, फिर पानी डाले तो पूरे में आया ना, कुछ चेंज हुआ? यहाँ पे दूसरे साइड नहीं जा रहा है ना, बट यहाँ पे एक मीडियम आ गया है। ठीक है। अच्छा ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो गया ये। अच्छा, R1 कौन सा लोगे? इसका रेडियस। किसका? इसका। और R2 इसका रेडियस। क्लियर है? अगर मैं R1 को प्लस लिया तो R2 को क्या लूंगा? माइनस। अरे R1 ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो, सॉरी, ये कौन सा है? R2। और इसको क्या तुम मान लिए? R1। तो अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस। हाँ, तुम्हारे केस में R1 R2 क्या हो जाएगा? बराबर। 1/R -1/R, तो क्या हो जाएगा? 2/R। सिर्फ तुम्हारे केस में। बट कोई जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, अलग अलग हुआ तो फिर लिख देना। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि लेंस ऐसे बना है, ऐसे। ठीक है, ये लेंस है, बाहर में वाटर है। क्या है बाहर में? वाटर। और ये ग्लास है। क्या है? ग्लास। इसका फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको कैसे निकालेंगे? सॉरी, रेडियस 10 और 40 है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f बराबर N2/N1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। मेरा नहीं लेंस की आएगी, इसकी फोकल लेंथ इन जनरल आएगा वो। अभी बताऊंगा अभी। अभी इन जनरल बताऊंगा। फोकल लेंथ तुमको क्या लगता है? यहाँ पे दो फोकल लेंथ है ना, एक काम का है। कॉन्वेक्स में जो दूसरा फोकल लेंथ है ना, वो मेन फोकस होता है, वो मेन फोकस होता है, और उसी वही निकले। जो पहला होता है वो मेन फोकस होता है। अभी वो डेफिनेशन पे आएंगे, पहले इस कर देखो। इस पे निकालना है 1/f। हाँ, N2 कितना है? N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना होता है? 1.5 डिवाइड बाई N1 क्या है? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? 1/3 -1 इंटू 1/R1। इसको तुम R1 लो, तो R1 बताओ माइनस में है, कितना?
1/40 माइनस R2। R2 इधर आएगा, R2 कितना है +10। समझ में आया? इसको मैं माइनस लिया है, तो एक काम करता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो देखो इस सरफेस को R1 मानना है। किसको मानना है? R1। इसका रेडियस ये है ना, और इंसिडेंट इधर जा रहा है, तो +40 लिखूंगा, 1/40 माइनस 1/R2। R2 इसका रेडियस, इधर जा रहा है, क्या लूंगा माइनस, तो -10। समझ में आया ये नहीं? ये वापस से समझा दूं। R1 किसको लिया हमें? इस वाले को। हम लोग बोले थे ना कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्लस लेते हैं। इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? इधर। ये वाला रेडियस को क्या लूंगा मैं? +40। और R2 कौन सा रेडियस है? ये वाला, इसको क्या लूंगा? -10। देखो 1/40 माइनस तो बीच में था, ये -1। इसको सॉल्व कर दो। 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 2। 2/13 इंटू 40, और ये जगह 4 और 1 5। इसको बाकी सॉल्व कर लो, जो आता है अच्छा रहेगा। ये तो कट भी जाएगा 10, तो ये कट जाएगा 0, तो 13 चौको कितना होता है? 52। अरे 1/f है ना, तो f चाहिए। समझ में आया? वही इसको पानी में हटा दूंगा, तो ये 1/3। हम कुछ भी जा सकती है। हाँ, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर हम लोग जब ये करेंगे ना, अगर अगले क्लास में रे डायग्राम बनाएंगे, तो लेंस में मैं ये नहीं लिखूंगा ये f1, इसको लिखूंगा 2f1। सेंटर नहीं लिखूंगा। इसको लिखूंगा अगर f2, तो इसको लिखूंगा 2f2। सेंटर नाम का कोई चीज हटा दूंगा यहाँ से।